जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये साहित्यकार की क्लास है उत्तराखंड पुलिस के स्टूडेंट के लिए, लेखपाल पटवारी फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट के लिए। देखिए दोस्तों, हर एग्जाम में 3 से लेकर 4 प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है आप सभी के एग्जाम के लिए। और यहाँ पर हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं, राहुल संकटैन जी से लेकर मंगलेश डबराल जी तक, यानी मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई जी, ये जितने भी साहित्यकार आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में 24 साहित्यकार हैं। 10 साहित्यकार आज हम डिस्कस करवा रहे हैं, 14 साहित्यकार कल की क्लास में डिस्कस करवाएंगे, और यही साहित्यकार हमने आज से 4 महीने पहले भी आपको डिस्कस करवाया था। अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप इसे रिवाइज के तौर पर जरूर देखेगा, बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है और आपको याद भी हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। और उससे पहले दोस्तों, जैसे कि हर बार कहते हैं, हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए। तो डिस्कस करते हैं राहुल संकटैन जी के बारे में। तो देखिए, राहुल संकटैन जी की जब हम बात करते हैं तो इनका जन्म होता है 1893 में पंदहा गांव आजमगढ़ में, जबकि इनका जो पैतृक गांव होता है वो कनेला होता है। और कनेला जब इनका पैतृक गांव है ना, तो इन्हीं पर इन्होंने एक रचना भी लिखी है, कनेला की कथा। तो यह भी दोस्तों आगे डिस्कस करवाएंगे इनकी रचनाओं को। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 1893 में इनका जन्म होता है, पंदहा गांव और आजमगढ़ में इनका जन्म होता है। उपनाम इनका महापंडित थे, और मूल नाम की बात करें तो केदार पांडे इनका मूल नाम है। और राहुल संकटैन जी की बात करते हैं तो 1930 में ये श्रीलंका में गए थे और वहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब देखिए दोस्तों, मृत्यु की बात करते हैं तो 1963 में इनकी मृत्यु होती है। इन पर डाक टिकट भी जारी किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करते हैं जहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं। देखिए, कहानी की बात करते हैं तो कहानी में जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर देखिए, सतमी के बच्चे हो गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे वोल्गा से गंगा इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। कनेला की कथा, जो इनका पैतृक गांव था ना कनेला, तो कनेला की कथा भी इनकी रचना है। और इसके अलावा दोस्तों बहुरंगी मधुपुरी, ये इनकी कहानी है। अब यहीं पर कुछ और रचनाओं की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे यात्रा वृत्तांत की बात करते हैं तो यात्रा वृत्तांत में इनके देखिए घुमक्कड़ प्रकार के कवि थे, रचनाकार थे। तो एक चीज आप यहाँ पे देखोगे कि जो इनका यात्रा वृत्तांत है, पहला जो महत्वपूर्ण है वह है मेरी जीवन यात्रा। यह एक प्रकार की आत्मकथा टाइप की है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा देखोगे किन्नर देश में, रूस में 25 मास, और मेरी तिब्बत यात्रा, और यहीं पर देखोगे लहाशा की ओर। तो यह इनके यात्रा वृत्तांत है। कौन कौन से? मेरी जीवन यात्रा, रूस में 25 मास, किन्नर देश में, मेरी तिब्बत यात्रा और लहाशा की ओर। तो ये हो गए यात्रा वृत्तांत। अब जरा यहां पर देखिए कुछ उपन्यास की बात करते हैं। और उपन्यास में अगर आप देखोगे 22वीं सदी है, भागो नहीं दुनिया को बदलो हो गया है, जय योद्धे हो गया है, और दिवोदास। देखो दोस्तों, ये उपन्यास है राहुल संकटैन जी के, जय योद्धे, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिवोदास और 22वीं सदी। तो यह तो हो गया उपन्यास। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट की बात करते हैं, जीवनियां की बात करते हैं। इन्होंने बहुत सारी की जीवनियां लिखी हैं, जैसे स्टालिन की जीवनियां लिखी है, लेनिन की जीवनियां लिखी है ना। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है, काफी इंपॉर्टेंट वो यह है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की इन्होंने जीवनी लिखी है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी लिखने वाले जो यहाँ पे रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, वो राहुल संकटैन जी है। तो ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा असहयोग के मेरे साथी, यह भी इनकी एक जीवनी है। स्टालिन पर लिखी है, लेनिन पर लिखी है, और महामानव जो बुद्ध है, क्योंकि इन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था, तो यह भी इनकी यहाँ पर जीवनियां हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बेहद और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर यह है कि 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और रचना क्या थी? रचना थी मध्य एशिया का इतिहास। ये इतिहासकार भी रहे हैं भाई साहब, ये इतने बड़े महान लेखक हुए हैं। देखो, रचना भी लिख रहे हैं, उपन्यास भी लिख रहे हैं, इतिहास भी लिख रहे हैं, है ना। तो 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था मध्य एशिया का इतिहास लिखने के लिए। हुंकार पत्रिका में इन्होंने संपादन का कार्य भी करवाया था, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया राहुल संकटैन जी के बारे में। जितने फैक्ट बन सकते थे आपके एग्जाम में वो यही है। एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं छूटने वाला है। तो मध्य एशिया का इतिहास राहुल संकटैन जी ने लिखा है। हिमालय परिचय, यह भी राहुल संकटैन जी का है। तो एक साहित्यकार हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे साहित्यकार की, यानी प्रेमचंद जी की। तो दोस्तों, राहुल संकटैन जी याद हो गया होगा। एक बार फास्ट मोड में अगर रिवाइज करना है
तो रिवाइज करते हैं, चलो देखिए शुरुआत से पढ़ते हैं और याद करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो यहां पर देखिए 1893 में इनका जन्म होता है, 15 गांव आजमगढ़ में इनका जन्म होता है, महापंडित इनका उपनाम होता है। कनेला की कथा ये रचना लिखते हैं क्योंकि कनेला इनका मूल ग्राम था, है ना। केदार पांडे इनका बचपन का नाम था या मूल नाम था। अब देखोगे 1963 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहानी में सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, कनेला की कथा और बहुरंगी मधुपुरी। सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, कनेला की कथा, बहुरंगी मधुपुरी। अब यहां पर देखिए यात्रा वृत्तांत की बात करते हैं। मेरी जीवन यात्रा जो एक आत्मकथा भी है, इन्हीं की है। इसके अलावा किन्नर देश में, रूस में 25 मास, मेरी तिब्बत यात्रा और यहीं पर जो लहासा की ओर है, यह इनकी यात्रा वृत्तांत है। फिर हमने देखा था उपन्यास की बात करते हैं, तो उपन्यास में हमने देखे थे 22वीं सदी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, इसके अलावा जय योद्धे और एक और हमने देखा था वो था दिवोदास। तो ये उपन्यास थे। अब जरा यहां पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए जीवनिया में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की इन्होंने जीवना लिखी थी और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था मध्य एशिया के इतिहास के लिए। हुंकार पत्रिका में इन्होंने संपादन का कार्य किया था, जो मूल रूप से सहजानंद सरस्वती जी थे उन्होंने प्रकाशित की थी। अब जरा यहाँ पर लास्ट आपने देखा था हिमालय परिचय भी इनकी रचना है और मध्य एशिया का इतिहास जिसके लिए 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो राहु शंकर जी को हमने रिवाइज कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। देखिए प्रेमचंद जी की जब हम बात करते हैं ना, तो पहला प्रश्न यही बनता है कि इनका जो मूल नाम है वो क्या है। तो मूल नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं धनपत राय इनका मूल नाम था। धनपत राय इनका मूल नाम था। लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। 1880 में इनका जन्म होता है। देखिए दोस्तों जुलाई 1880 में इनका जन्म होता है। एग्जैक्ट तिथि याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप अगर हो सके तो मंथ याद कर लीजिएगा। जुलाई 1880 में इनका जन्म होता है और 1936 में इनका निधन हो जाता है। देखिए निधन से यूकेएसएससी के द्वारा एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रेमचंद जी का निधन किस वर्ष होता है, तो 1936 में इनका क्या होता है, निधन होता है। अब देखिए दोस्तों आपके लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन आप इन रचनाओं को याद नहीं कर पाओगे, मैं भी जानता हूं, लेकिन जो महत्वपूर्ण रचना है जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, इन्हें तो आपको याद करना ही है। जैसे सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान एक उपन्यास है। देखिए यहां पर बात करें, यह आप देख रहे हैं ना, देखिए सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी क्या है, ये उपन्यास है। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में और गुप्त धन ये कहानी संग्रह है। तो 3 कहानी संग्रह हो गए हैं, सोजे वतन, मानसरोवर जो 8 खंडों में प्रकाशित है, गुप्त धन ये कहानी संग्रह है। अब नाटक की बात करते हैं तो करबला इनका नाटक है जो काफी प्रसिद्ध है, संग्राम इनका नाटक है, प्रेम की देवी इनका नाटक है। तो देखिए दोस्तों ये इनकी रचनाएं हैं। ये एनसीईआरटी का जो पेज है ना, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, एनसीईआरटी का पेज है जो हमारे सिलेबस में है, इसे याद कर कर ही चलना है कौन सा नाटक है, कौन सा उपन्यास है, कौन सा कहानी संग्रह है। तो उपन्यास आपने देखे हैं सेवा सदन हो गया है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। तो ये हो गए उपन्यास। सोजे वतन क्या है, एक कहानी संग्रह है। आपको कंफ्यूज कर सकता है कि सेवा सदन क्या है, तो सेवा सदन उपन्यास है या कहानी संग्रह है या नाटक है या निबंध है। तो ध्यान रखिएगा सेवा सदन क्या है, यहां पर आप जो सोजे वतन जो है वो क्या है, सोजे वतन जो है वह कहानी संग्रह है और सेवा सदन एक उपन्यास है। मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित इनकी कहानी संग्रह है। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। देखिए पिता का नाम इनका था मुंशी अजैब लाल, है ना, अजैब लाल, और माता का नाम था आनंदी देवी। यहां से कभी प्रश्न अभी तक तो बने नहीं है माता पिता से, लेकिन हाँ जन्म से बन चुका है, मूल नाम से बन चुका है और रचनाओं से अक्सर बनते रहते हैं। अब देखिए दोस्तों एग्जाम दृष्टि की बात करते हैं, कुछ आपके लिए है कि इन्होंने मर्यादा समाचार पत्र, हंस पत्रिका में इन्होंने संपादन का कार्य किया है। 1932 में जमाना पत्रिका में इन्होंने संपादन का कार्य किया है। तो 3 पत्रिकाएं ध्यान रखनी है, एक है हंस पत्रिका जो काफी इंपोर्टेंट है, जमाना, और यहीं पर आप देखोगे मर्यादा समाचार पत्र। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जो पत्रिका है, समाचार पत्र है, जिनमें इन्होंने काम किया है, पूछा जा चुका है। हंस पत्रिका के बारे में पूछा जा चुका है कि इसका प्रकाशन किसने करवाया था, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने करवाया था। इसके अलावा आप देखोगे
कि प्रेमचंद नाम से इनकी जो पहली कहानी थी, जो बड़े घर की बेटी है, जमाना पत्रिका में 1910 में प्रकाशित होती है। अब यहां पर आप देखोगे प्रेमचंद जी पर प्रसिद्ध 2 जीवनियां लिखी गई हैं। एक लिखी है अमृत राय द्वारा, जो उनके बेटे थे, और इन्होंने यहां पर इन्हें कलम का सिपाही कहा था। तो देखिए प्रश्न ऐसा बन चुका है कि जो प्रेमचंद जी है, इन्हें कलम का सिपाही किसने कहा था? तो कलम का सिपाही इन्हें इनके जो बेटे हैं अमृत राय, इनके द्वारा कहा गया था। तो ये इनका जीवनी भी है, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखा गया है। और इनकी पत्नी थी जिनका नाम था शिवरानी, इन्होंने भी एक यहाँ पर क्या लिखी है, इन पर एक जीवनी लिखी है जिनका नाम क्या है? प्रेमचंद घर में। तो प्रेमचंद जी के बारे में दोस्तों यह महत्वपूर्ण है। इनकी पत्नी शिवरानी द्वारा प्रेमचंद घर में नामक एक जीवनी लिखी गई है प्रेमचंद जी के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज आप और देखना चाहते हो तो प्रेमचंद के फटे जूते, इस पर एक निबंध लिखा है। और यह जो निबंध लिखा है ना, ये हरिशंकर जो परसाई जी है, इन्होंने लिखा है। तो परसाई जी के द्वारा प्रेमचंद के फटे जूते नामक एक निबंध लिखा गया है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए ये थी। अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ये आज जो हम क्लास ला रहे हैं ना, हमारा मकसद ये नहीं कि आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी कंप्लीट कराना। हम चाहते हैं कि हम आपको याद कराते चले। ये सभी डाटा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसे याद बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, जो आपके आगे जो सबसे आगे बताया था, जैसे रंग भूमि हो गया है, और निर्मला, गबन, कर्म भूमि 1932 में प्रकाशित होता है। गोदान दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। और मंगल सूत्र यहाँ पर आप सबसे नीचे देख रहे होंगे, जो मंगल सूत्र है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो मंगल सूत्र जो रचना है ना प्रेमचंद का, ये अधूरा उपन्यास है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में बन चुका है कि प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है उसका नाम क्या था? तो मंगल सूत्र प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास था। ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। अब जरा थोड़ा टफ लेवल की बात करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो सेवा सदन है, जो 1918 में हिंदी में प्रकाशित हुआ था, इसका जो मूल नाम था ना, ये बाजारे हुस्न था। पहले ये उर्दू भाषा में लिखा गया था लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ था। प्रकाशित ये सेवा सदन में हुआ था, लेकिन मूल रूप से जो ये लिखा गया था ना, बाजारे हुस्न नाम से लिखा था। तो ऐसा ध्यान रखना। और यहीं पर बात करें जो कुछ और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है हम खुरमा और हम सवाब। देखिए यह एक क्या है कि ये उर्दू में उपन्यास इन्होंने लिखा था, और इसका बाद में प्रेमा नाम से इन्होंने 1907 में इसका प्रकाशन करवाया था हिंदी में। तो प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित करवाया था, हम खुरमा नाम से। तो देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी रंग भूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, ये महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद जी के। अब जरा यहां पर देखिए, कहानियों की बात करते हैं। सबसे पहले आपने यहां पर देखा था जो मानसरोवर, जो हमने सबसे आगे पढ़ा था ना, जो मानसरोवर है, ये 8 भागों में प्रकाशित है। तो इनकी जो कहानियां है ना, ये 8 भागों में प्रकाशित है मानसरोवर नामक एक शीर्षक में। तो ये इनकी कहानी संग्रह है एक प्रकार का। बाकी दोस्तों यहां पर आप देखोगे कि जैसे यहां पे देखोगे 2 बेलों की कथा, इसके पात्र आपको पूछे जाएंगे। इसके पात्र कौन है? हीरा मोती और झूरी, ये मुख्य पात्र हैं। ईदगाह की बात करते हैं, यह भी सिलेबस में था एनसीईआरटी में। तो हामिद और अमीना, ये इसके 2 महत्वपूर्ण पात्र होते हैं। पूस की रात इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, है ना, तो ये इनकी कहानियां हैं। बाकी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से सप्त सरोज याद रखना, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, यह भी इनकी रचना है। अब इसे याद कर ही चलिएगा, यह है नमक का दरोगा। देखिए जब हम नमक की दरोगा कहानी की बात करते हैं, तो इसके 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर जो पात्र हैं उन्हें ध्यान रखना है। एक का नाम है वंशीधर और दूसरे का नाम है यहाँ पर जो पंडित आलोपदीन है, ये इसके पात्र है। तो नमक का दरोगा क्या है? एक कहानी है जो 1914 में प्रकाशित होती है, और इसके जो महत्वपूर्ण जो पात्र हैं वो है पंडित आलोपदीन और वंशीधर। और यहीं पर बात करें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो सोचे वतन जो कहानी संग्रह है ना, ये भी महत्वपूर्ण है और उर्दू भाषा में प्रकाशित है। इनका प्रथम कहानी संग्रह भी था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बातें थी प्रेमचंद जी से संबंधित। जितनी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई है, इन्हें आप जरूर याद कीजिएगा, और हो सके तो एक बार वीडियो को पॉज करके पूरी जो लाइन लिखी है ना, पेज लिखिए, उसे पढ़ के चलना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्रेमचंद जी के बारे में, केवल इतनी बातें थी। अब बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संदर्भ में अभी हाल ही में महत्वपूर्ण प्रश्न भी एग्जाम में बने हैं। कौन सा प्रश्न बना है वह भी आपको यहाँ पे बताता हूं।
देखिए 1907 में इनका जन्म होता है, 1979 में इनकी मृत्यु होती है। मूल नाम इनका था बैजनाथ द्विवेदी। मूल नाम क्या था इनका? बैजनाथ द्विवेदी। अब यहां पर एग्जाम की दृष्टि शुरू हो जाते हैं, जो एग्जाम से प्रश्न बनने होंगे कि इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा था। तो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम से संबोधित किया था। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही जो कबीर थे उन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा था। यह प्रश्न भी एग्जाम में बन चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, इसे यहां पर जो ये वाला है ना, इसे वेरी 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 जितना इंपॉर्टेंट आप कर सकते हो वो कर लीजिए। यही प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी में अभी बना था। आलोक पर्व जो एक निबंध रचना है, इसके लिए वर्ष 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आलोक पर्व जो निबंध है 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यहीं पर आप देखोगे 1957 में प्रसाद जी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर दोस्तों जो है वो है आलोक पर्व रचना के लिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं निबंध संग्रह की। तो निबंध की बात करें तो कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज और आलोक पर्व ये इनके निबंध संग्रह हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आलोक पर्व भी यूकेएसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। आलोक पर्व भी यूकेएसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। अगले एग्जाम में कल्पलता या कुटज इसमें से कोई पूछा जा सकता है। और ध्यान रखेगा यह निबंध संग्रह है। अशोक के फूल, आलोक पर्व, कुटज और कल्पलता। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसके अलावा प्राचीन भारत के कलात्मक विरोध यह भी इनका एक निबंध संग्रह है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये चार आपको बताए हैं, इन्हें याद करके ही जाएगा। आलोक पर्व, अशोक के फूल, कल्पलता और कुटज। अब जरा यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ और यहाँ पर इनके निबंध भी है। वैसे निबंधकारी हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कोई रचना आ गई तो बताइए इनका क्या है, कि इनका जो यहाँ पर जो विधा है वो कौन सी है, तो निबंध पे ही ज्यादा आप चांस है, वहीं आप चले जाना। अशोक के फूल जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताया है। कल्पतरु इनका है। विष के दंत नाखून क्यों बढ़ते हैं, विचार और वितर्क। और देखिए दोस्तों यहां पर यही इनकी महत्वपूर्ण क्या है, प्रमुख निबंध है। अगले बात पे चलेंगे। देखिए दोस्तों यहां पर आपने देख लिए हैं, जरा उपन्यास की बात कर लेते हैं। तो उपन्यास आप यहां पर देखिए 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 देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या है दोस्तों? बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा ये इनका उपन्यास है। पुनर्नवा, चारुचंद्र लेखा और अनाम दास का पोथा। उपन्यास चार कौन से हैं? अभी आपने पहले निबंध देखे थे ना, अशोक का फूल है ना, आलोक पर्व, और उपन्यास आप देख रहे हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारुचंद्र लेख और अनाम दास का पोथा। ये इनके उपन्यास है। अब थोड़ा यहाँ पर आलोचनात्मक कुछ रचना है, इसे आप याद करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। लेकिन वैसे अगर ना भी कर पाओ तो कोई बात नहीं। जो आपको उपन्यास बताए हैं, इसके अलावा जो आपको यहाँ पे निबंध बताए शुरू वाले, उसे याद कर ही जाना। आधुनिक हिंदी साहित्य पर इन्होंने एक विचार लिखा था। सूर साहित्य 1936 में इन्होंने प्रकाशित किया था। और बाकी दोस्तों यहाँ पर यह कर सकते हो जरा कि यहाँ पर है कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में इन्होंने प्रकाशित करवाया था। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जैसे कि आपको बताया था कि इन्होंने जो यहाँ पे हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था इसे आदिकाल नाम से संबोधित किया था। तो यह इनकी रचनाएं थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, जो बनेंगे वो आपको सभी बता दिए हैं। अब जरा यहाँ पर देखिए, वही है जो आपने पीछे पढ़ा था। प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा था, कबीरदास की वाणी को वाणी का डिटेक्टर कहा था। आलोक पर्व 1973 में जो निबंध संग्रह है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे 3 साहित्यकार हो गए ना। अब चलते हैं अगले साहित्यकार पे, यह है चौथा साहित्यकार, हरिशंकर परसाई जी। अब जब हम हरिशंकर परसाई जी की बात करें तो सबसे पहले जब हमने प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा था ना, प्रेमचंद जी के फटे जूते, तो इन्होंने ये लिखा था। तो ये अब यहाँ पर भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर देखिए, एक चीज यहाँ पर इनसे ध्यान रखिएगा कि यह जो है ना, ये साहित्यकार, ये एक व्यंग्य साहित्यकार है। क्या है? व्यंग्य साहित्यकार, व्यंग्य लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा 22 अगस्त 1922 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इसका जन्म होता है, यानी जन्म होता है।
आगे की तिथि याद करना बिल्कुल बेफिजूली है, केवल आपको वर्ष ध्यान रखना है। 1922 में होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों पत्रिकाओं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना आजकल ज्यादा बनती जा रही है। तो वसुधा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था जबलपुर से। 1982 में विकलांग श्रद्धा के दौर, यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। रचना आप देखोगे व्यंग रचनाकार हैं, तो व्यंग से ही संबंधित इनकी रचनाएं भी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले कहानी की बात करते हैं। हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, निठल्ले की डायरी, जैसे उनके दिन, टॉर्च बेचने वाला। तो यहां पर जरा देखिए कि व्यंग टाइप के लग रहे हैं ना, कि हंस रहे हैं रो रहा है, व्यंग ऐसा है तो रहा भाई साहब, हंस भी रहे हैं रो भी रहे हैं। भोला राम का जीव, निठल्ले की डायरी, टॉर्च बेचने वाला, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनकी कहानी संग्रह है। अब जरा यहां पर देखिए उपन्यास की बात करते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वह है रानी नागफनी की कहानी। ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। रानी नागफनी की जो कहानी है, ये जो उपन्यास है, यह हरिशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तट की खोज, यह भी हरिशंकर प्रसाद जी का है। और ज्वाला और जल, यह भी क्या है, इनका उपन्यास है। अब देखिए दोस्तों यहां पर कुछ निबंध की बात करते हैं। जो सबसे पहले आपको बताया था प्रेमचंद जी के फटे जूते, जो इन्होंने सबसे पहले लिखा था ना, प्रेमचंद जी के फटे जूते, ये यहां पर रचना है। पगडंडियों का जमाना, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, तब की बात और थी, सदाचार और तावीज, और शिकायत मुझे भी। इनमें से जो आपको याद करके ही चलना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने लिखा है ऊपर, प्रेमचंद के फटे जूते, पगडंडियों में जमाना, भूत के पांव पीछे, और यहीं पर दोस्तों यही महत्वपूर्ण यहां पर इनके निबंध संग्रह है। प्रेमचंद के फटे जूते, पगडंडियों का जमाना, भूत के पांव पीछे। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारे जो चौथे साहित्यकार हैं वह भी क्लियर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरा यहां पर इनके थोड़ा व्यंग रचना और देख लीजिए। जैसे वैष्णव के फिसलन, सुदामा का चावल, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, अभी बताया था ना सबसे पहले, इसके लिए 1982 में इन्हें वो दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। पवित्रता का दौर, तो यह इनकी रचना है दोस्तों, ये आपने देख ली है। एक बार जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा लेता हूं, याद हो जाएगा। देखिए हरिशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं फिर से। वसुधा पत्रिका का इन्होंने संपादन कराया था। होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। विकलांग श्रद्धा दौर के लिए 1982 में, देखिए विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए 1982 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये व्यंग्य रचनाकार हैं। तो व्यंग जैसे बात लिखेंगे, जैसे भोला राम का जीव, हंसता है रोता है, टॉर्च के साथ हंसता है रोता है, कुछ ऐसे बनाओ आप कहानी कि देखिए व्यंग है तो भोला राम का जीव टॉर्च के साथ हंसता है रोता है और अपनी डायरी में लिखता है। अब उपन्यास की बात करते हैं तो नागफनी की कहानी आपने देखा है, तट की खोज और ज्वाला और जल। फिर आपने रिवाइज किया था, ये क्या था आपने, जो निबंध संग्रह है प्रेमचंद के फटे जूते, जो बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। पगडंडियों का जमाना यहाँ पर यह है, और भूत के पांव पीछे। और फिर दोस्तों आपने लास्ट में पढ़ा था जो व्यंग्य रचनाकार हैं, यानी सुदामा का चावल, वैष्णव की फिसलन, इसे याद कीजिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट है। वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो लिखे हैं। वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 4 साहित्यकार पढ़ लिए हैं। अगले दौर पर चलते हैं, अगली क्लास पे चलते हैं, यानी अगले पार्ट पे चलते हैं। तो 5वें पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों आज मकसद ये नहीं है, आज हमारा मकसद है कि हम आपको याद करा के चले, आप आराम से पढ़े, टेंशन होकर पढ़े, फ्री माइंड होकर पढ़े। मनोहर श्याम जोशी जी की बात करते हैं। अब जो जोशी जी है ना, इनका तो जन्म तिथि आपको याद करना है। देखिए अगर सभी की अगर आप ना याद कर पाओ तो जो हमारे उत्तराखंड से संदर्भ में है, उत्तराखंड के जो यहाँ पर इतिहासकार हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनकी जन्म तिथि याद करनी है। तो इनका जन्म होता है 9 अगस्त 1933 को अजमेर में। 9 अगस्त 1933 को अजमेर में मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म होता है और 2006 में इनका निधन हो जाता है। 2006 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। पिता का नाम बल्लभ जोशी जी और माता जी का नाम भगवती जोशी जी। प्रथम कहानी इनका नाम था धुआं। प्रथम कहानी थी इनकी, उनका नाम क्या था, धुआं था। अब जरा यहां पर देखते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर आप देखोगे, आप कुछ उपन्यास की बात करते हैं। नेताजी कहेन, ये इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। कश्यप,
यहीं पर आप देखोगे क्याप भी है, और यहीं पर आप देखोगे दोस्तों, पहले इन्हें देख लीजिए। देखिए, नेताजी कहिन, कश्यप, कुरु कुरु स्वाहा, हमजाद, टाटा प्रोपेश्वर और हरिया हरकुलिस की कहानी। तो ये इनके कुछ उपन्यास है। नेताजी कहिन, कश्यप, हमजाद, कुरु कुरु स्वाहा, टाटा प्रोपेश्वर और हरिया हरकुलिस की कहानी। अब जरा यहां पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और ये कैप आप देख रहे हो ना, ये कैप बेहद 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रचना के लिए 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था, ये कैप रचना के लिए किया गया था, जो मनोहर श्याम जोशी जी की है। बेहद 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संभावना प्रबल है यहां से प्रश्न बनने की। अगले पे चलेंगे, अगले फैक्ट पे। तो देखिए दोस्तों, पटकथा लेखन की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा एक नाटक है जो हम लोग, एक नाटक है, इनका इन्होंने पटकथा लिखा था, यानी पटकथा लेखन लिखा था। जो पटकथा का मतलब ये होता है कि जो एक फिल्म के लेकर बनाई जाती है, एक नाटक के लेकर जो कथा लिखी जाती है, ये यहां पर होता है। हम लोग 1984 में प्रकाशित हुआ था, जुलाई में। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, यह भी इन्होंने ही लिखा था। और इसके अलावा जो बुनियाद नाटक है जो DD1 में आते थे, तो इसका भी इन्होंने पटकथा लेखन लिखा था। तो देखिए, पटकथा लेखककार थे, इन्होंने लिखा है हम लोग का पटकथा लेखक। मुंगेरी लाल के अपने सपने भी इन्होंने लिखा है, और बुनियाद जो नाटक है इसका जो पटकथा लिखा है, यह भी इन्होंने लिखा है, मनोहर श्याम जोशी जी ने ही लिखा है। अब ये फैक्ट तो आपने देख लिए हैं। यात्रा संस्मरण की बात करते हैं, तो जैसे कि वहां पर सबसे पहले हमने पढ़ा था, जो हमारे जो राहुल शंकरत्याग जी थे, वो कहां गए थे, वो रूस गए थे। तो ये कहां चले गए हैं, जर्मनी चले गए हैं, चीन चले गए हैं। देखिए, वो तिब्बत गए थे, वो रूस गए थे, ये जर्मनी और चीन गए हैं। तो क्या हाल है चीन के, इनका यात्रा स्मरण है। और पश्चिम जर्मनी पर उड़ती नजर, यह भी इनका यात्रा विवरण है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो और रचना है, जैसे कहानी संग्रह यह है ना, उस देश के यारों का क्या कहना, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, व्यंग्य रचनाएं यहां पर यह है। ये याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। याद जो आपको करना है वो याद करना है, मंदिर घाट की पेड़िया, ये इनकी कहानियां है। सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग ये कहानी है NCERT में, इसलिए इसे याद करना है। तो कहानी संग्रह में दोस्तों आपको केवल इतना याद करना है। बस दोस्तों, यहाँ पर यही है जो आपको बताया था, कौन हूं मैं, मनोहर श्याम जोशी जी खुद से कह रहे हैं। और बाकी पटकथा लेखन में उन्होंने काफी लिखा है। क्या हाल है चीन के, जर्मनी की यात्रा और चीन की यात्रा इन्होंने की थी। तो यहाँ पर दोस्तों ये बातें थी मनोहर श्याम जोशी जी से। फिर से रिवाइज कर लीजिए पुरस्कार का। कैप पुरस्कार के लिए 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। फिर आप यहाँ पर देखोगे 1974 में मातुश्री पुरस्कार इन्हें दिया जाता है, और 1996 में टीबी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए ओनिडा पिनिकल अवार्ड इन्हें दिया जाता है। खैर दोस्तों, ये आप याद नहीं भी कर पाओगे मुझे मालूम है, लेकिन ये वाला याद तो आपको करना ही करना है, अगर अभी तक आपको याद नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे ये साहित्यकार कंप्लीट हो गए हैं, यानी 5 कर लिए हैं। अब एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करवाते हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं फास्ट फास्ट। देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं। देखो, जन्म होता है 9 अगस्त 1933 को अजमेर में। 2006 में इनका निधन होता है। धुआं इनकी पहली कहानी थी। और यहां पर जो उपन्यास है, नेताजी कहिन, कश्यप, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, हरिया हरकुलिस की हैरानी और कुरु कुरु स्वाहा, बेहद इंपॉर्टेंट है ये वाली भी, कुरु कुरु स्वाहा। फिर यहां पर आपने देखा जो कैप रचना है, इसके लिए 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और फिर यहीं पर आप देखोगे जो पटकथा लेखन है, 3 महत्वपूर्ण जो पटकथा है, जो 3 महत्वपूर्ण नाटक थे जो DD1 में आते थे, हम लोग, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और बुनियाद, इनका पटकथा लेखन इन्होंने ही किया है। और हम लोग का प्रकाशन जुलाई 1984 में नाटक आया था। सबसे पहला नाटक यही था। अब यहां पर देखोगे यात्रा विस्मरण की बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पढ़ा था, जो हमारे राहुल शंकरत्याग जी थे वो कहां गए थे, वो एक रूस गए थे, वो तिब्बत में गए थे। और जो मनोहर श्याम जोशी जी हमारे, वो कहां गए हैं, वो चीन गए हैं और जर्मनी गए हैं। तो जर्मनी की यात्रा, चीन की यात्रा, ठीक है। अब मंदिर घाट की पेड़िया, इनकी एक कहानी है। सिल्वर वेडिंग, यह भी इनकी कहानी है। तो कहानी दोस्तों यहां पर यह हो गया है। और एक प्रश्न दोस्तों मैं आपके लिए यहां पर रखूंगा, इस प्रश्न का आंसर आप जरूर याद कीजिएगा, या फिर गूगल करके पता कीजिएगा, और अभी पता करिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में नीचे लिख लीजिएगा। जो सिल्वर वेडिंग है ना, इसके जो मुख्य पात्र है वो कौन है।
सिल्वर वेडिंग के जो मुख्य पात्र है वो कौन है? ऐसा प्रश्न एग्जाम में बन चुका है, इसलिए आपको ये पूछ रहा हूं, ठीक है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, जरूर लिखेगा। अब देखिए यहां पर, बाकी दोस्तों यहां पर यही बात है ना, बस। अब चलते हैं अपने अगले साहित्यकार पे। ये है हमारे साहित्यकार नंबर 6, गोरापंत सिवानी जी। अब देखते हैं गोरापंत सिवानी जी। देखिए मूल रूप से जब वैसे बात करें तो ये राजकोट में इनका जन्म होता है, लेकिन इनका संबंध थोड़ा बहुत हमारे उत्तराखंड से भी आता है, कुमाऊं क्षेत्र से आता है, इसलिए इनका जन्म भी याद कीजिएगा। देखिए 1933 में मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म होता है और 1923 में इनका जन्म होता है। तो 17 अक्टूबर 1923 को गोरापंत सिवानी जी का जन्म होता है और 2003 में इनका निधन होता है। आप मृणाल पांडे जी की बात करते हैं तो इनकी पुत्री होती है, और पिताजी की बात करें तो यहां पर आप देखोगे अश्विनी कुमार पांडे इनके होते हैं। 1982 में सिवानी जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और प्रथम रचना अल्मोड़ा से निकलने वाली नटखट नामक एक बाल पत्रिका में इन्होंने कार्य किया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये थे हमारी शिवानी जी है, यानी हमारी गोरापंत शिवानी जी, उनके बारे में बातें हैं। उपन्यास की बात करते हैं तो देखिए इनके उपन्यास कुछ इस प्रकार है, जैसे देखिए विष कन्या, पूतों वाली, कैंजा, अतिथि, कृष्ण कली और 14 फेरे। देखिए विष कन्या जैसे नाटक है ना, एक महिलाओं जैसे नाटक दिख रहे हैं कि महिलाओं से संबंधित होगा, जैसे 14 फेरे, पूतों वाली, कृष्ण कली, एक लेडीज नाम का नाम दिख रहा है ना कि जैसे लेडीज पन हो, जिसमें महिलाओं की यहाँ पे स्थिति बताई गई होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे 14 फेरे, कृष्ण कली। अब पूतों वाली, तो पूतों वाली तो भूतनी हो गई ना, तो पूतों वाली भी यही हो गया है, भले ही पूतों का मतलब कुछ और होगा यहाँ पे। अतिथि, तो अतिथि भी इनकी रचना है। कैंजा इनका उपन्यास है। और विष कन्या, देखिए महिलाओं से संबंधित बोल रहा है, कन्या है मतलब महिलाओं से, तो ये इनके उपन्यास है। फिर यहाँ पर देखे चल खुसरो घर आपने और गेंदा, चिर स्वयंवरा, रति विलाप। तो यह तो दोस्तों इनके उपन्यास थे। मुझे मालूम है शायद आपको याद नहीं भी हुए होंगे, केवल आपको सुनना है, एग्जाम तक आपको याद रहेंगे, ये याद रहेंगे। तो देखिए विष कन्या, 14 फेरे, पूतों वाली, कैंजा, ये इनके क्या है उपन्यास है। अतिथि, गेंदा, रति विलाप, चित्त स्वयंवरा, तो ये इनके उपन्यास है। फिर यहां पर देखोगे कहानी संग्रह की। अब कहानी संग्रह में आप देखोगे लाल हवेली, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लाल हवेली हमारे सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। रथ्य नामक एक भाग इन्होंने लिखा है। और यहीं पर आप देखोगे जो मृणमाला की हंसी है, तो यह भी इन्होंने लिखा है। देखिए मृणमाला की हंसी यहां पर इन्होंने लिखा है। वैसे जो हमका दिया परदेश, ये मृणाल पांडे जी ने लिखा था, और यहाँ पर मृणमाला की हंसी यहाँ पर इन्होंने लिखा है, क्योंकि मृणमाला इनकी बेटी का नाम है ना। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये बातें थी। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। तो देखिए दोस्तों आत्मकथा की बात करते हैं हम गोरापंत सिवानी जी की। तो इनकी आत्मकथा का नाम था सुनहु तात यह अमर कहानी। सुनहु तात यह अमर कहानी इनका आत्मकथ्य है। और यात्रा वृत्तांत की बात करें तो चरे यति, चरे यति, चरे यति और यात्रिक, तो ये 2 यात्रा वृत्तांत हो गया है। आत्मकथा सुनहु तात यह अमर कहानी। तो देखिए दोस्तों हमारे 6 साहित्यकार हो गए हैं। आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आज आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ। वैसे नॉर्मली मैं थोड़ा फास्ट में पढ़ाता हूँ, लेकिन आज आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करना, इसे फास्ट मोड में आप देख सकते हो, जरूर दिखेगा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आराम से आज पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध से भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं, हाल ही के एग्जाम में बने हैं। तो सबसे पहले देखिए कि 1917 में इनका जन्म होता है। देखिए अभी आपने देखा मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म 1933 में, 1923 में गोरापंत सिवानी जी का जन्म होता है, और 1917 में जो गजानन माधव मुक्तिबोध है इनका जन्म होता है। मध्य प्रदेश ग्वालियर श्योपुर कस्बा में इनका जन्म होता है। और मार्क्सवादी विचारधारा के कवि थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मार्क्सवादी विचारधारा है, इसके ये कवि थे। 1943 में आगे द्वारा जो संपादित जो तार सप्तक था, यहां पर इनकी कविताओं का प्रकाशन होना शुरू हुआ था। इन्हें देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु इन्हें माना जाता है। और नया खून जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नया खून नामक एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका इन्होंने संपादन किया था। तो किस पत्रिका का संपादन? नया खून पत्रिका नामक इनका संपादन किया था।
तो हो क्या है? अच्छा दोस्तों, आपको मैंने कुछ पत्रिकाएं आपको बताई थी ना, जरा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरा, आपने पीछे अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो याद हो गया होगा। ये बताइएगा कि हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था। इसके अलावा जो हुंकार पत्रिका है, दोनों पत्रिका को बताया था, इस पत्रिका का संपादन किसने करवाया था। तो बताइएगा हुंकार पत्रिका का प्रकाशन का कार्य है ना, हुंकार पत्रिका में किस साहित्यकार ने प्रकाशन का कार्य किया था, ये बताएगा। वैसे मूल रूप से किसी और ने लिखी थी। अगले पर चलते हैं यहाँ पर कहानी कविता संग्रह पे। तो पहले कविता संग्रह पे बात करेंगे। तो देखिए कविता संग्रह की बात करते हैं तो यह है चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। और यहीं पर देखोगे अंधेरे में एक लंबी रचना है, लंबी कविता है, सबसे बड़ी इनकी लंबी कविता है, भूरी भूरी खाक धूल। वीडियो के एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है, 2021 के एग्जाम में जो दिसंबर में हुआ था। भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की है। जिसने पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत सरल था, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो सोच रहा होगा कि यह प्रश्न कहां से आ गया है। इसके अलावा जो चांद का मुंह टेढ़ा है, यह भी इनकी कविता संग्रह है। अगले पार्ट में चलेंगे। ये तो कविता संग्रह हो गया है। शहर से स्वीकारा, ये इनकी कविता है, एनसीईआरटी में दी गई है। कहानी की बात करते हैं तो देखिए काठ का सपना और पक्षी दीमक विपात्र, ये इंपॉर्टेंट है। विपात्र, काठ का सपना, पक्षी और दीमक, विपात्र, सौंदर्य के उपासक, क्लाउड इथरली, और लास्ट यहां पर देखेगा ब्रह्म राक्षस का शिष्य। तो देखिए दोस्तों एक बार फिर से देखिए, पक्षी और दीमक मुक्तिबोध जी की कविता कहानी है। विपात्र जो बेहद इंपॉर्टेंट है, मुक्तिबोध जी की रचना है। सौंदर्य के उपासक, क्लाउड इथरली, ब्रह्म राक्षस का शिष्य, ये कहानी हो गए हैं। और यहीं पर बात करते हैं कहानी और संग्रह की। देखिए ये और भी महत्वपूर्ण है। एक है सतह से उड़ता आदमी, एक जो आपको विपात्र वाला बताया ना, विपात्र वाला, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सतह से उड़ता आदमी है, यह इनका कहानी संग्रह है, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, जो इनकी आलोचनात्मक निबंध है ना, ये बहुत चर्चा में रहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार। अब याद कैसे करने हैं इनकी रचनाओं को, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएंगे। जो यहां पर हम कवि की बात कर रहे हैं ना, यहां पर हम बात कर रहे हैं किन की बात कर रहे हैं, जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की बात कर रहे हैं ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इनकी कविताओं में आपको एक चीज देखने को मिलेगा, नयापन देखने को मिलेगा, है ना, नई चीजें देखने को मिलेगी। देखिए नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए शास्त्रीय, नए साहित्य का, तो नया आपको यहाँ पे मिलेगा। कामायनी एक पुनर्विचार यानी दोबारा से मतलब नया, तो कामायनी एक पुनर्विचार, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इनकी निबंध है। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, फिर यहाँ पर नया आया है। तो नया समझ जाना कि ये कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध है। और एक साहित्य की डायरी, यह भी इनकी निबंध संग्रह है। बाकी दोस्तों यहाँ पर इतनी है। भारत इतिहास और संस्कृति भी इनकी एक रचना है जो काफी विवाद में रही थी। और बाकी दोस्तों यहाँ पर यही है, इन्हें फैंटेसी कवि के नाम से जाना जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर जो हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी थे, उनके संदर्भ में यही बातें थी। अब चलेंगे अपने 8वें टॉपिक पर। यह बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, वो है मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी का निधन हुआ है हाल ही में। तो इनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि दोनों याद करनी है। 3 अप्रैल 1931 में इनका जन्म होता है। 3 अप्रैल 1931 में इनका जन्म होता है। 15 नवंबर 2021 में इनका निधन होता है। तो 3 अप्रैल 1931 को इनका जन्म, 15 नवंबर 2021 को इनका निधन। तो मन्नू भंडारी जी हो गए हैं। अब जरा यहां पर देखिए इनकी रचनाओं की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों रचनाओं की बात करेंगे, रचनाओं से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, हाल ही में बने भी हैं। तो फिर से देखिए 3 अप्रैल 1931 में भानपुरा जो जिला मंदसौर है, मध्य प्रदेश है, वहां पर इनका जन्म होता है। बचपन का नाम इनका महेंद्र कुमारी था। बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। उपन्यास कहानियों में अगर आप बात करें, जैसे कि 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये मन्नू भंडारी जी के कहानियां और उपन्यास है। और यहीं पर आप देखोगे, जैसे बात करें आपका बंटी, ये बेहद इंपॉर्टेंट उपन्यास है। और यहीं पर देखोगे दोस्तों, जो राजेंद्र यादव हैं, इनके पति थे, बाद में इनका शायद इनका तलाक हो जाता है इनके साथ। तो राजेंद्र यादव जी के साथ इन्होंने मिलकर एक उपन्यास लिखा था, जिसका नाम था 1 इंच मुस्कान।
1 इंच मुस्कान भी इनकी रचना है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और इनका एक नाटक है, नाटक का नाम है बिना दीवारों के घर। बिना दीवारों के घर इनका एक नाटक है जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों महाभोज इनका एक उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। महाभोज उपन्यास किसका है? मनु भंडारी जी का है। और यहीं पर बात करें जो यही सच है जो रचना है ना, यह भी इनकी बेहद फेमस है, अभी डिस्कस करेंगे। और भी यह जो यही रचना है यही सच है, यह इस पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है रजनीगंधा। तो देखिए दोस्तों ये बातें थी मनु भंडारी जी के बारे में ना। अब इन्हीं को याद करते हैं। तो सबसे पहले उपन्यास की बात करते हैं। महाभोज, स्वामी, आपका बंटी और 1 इंच मुस्कान। तो देखिए दोबारा, महाभोज, स्वामी, आपका बंटी और 1 इंच मुस्कान, ये 4 महत्वपूर्ण उपन्यास है मन्नू भंडारी जी के। महाभोज, आपका बंटी, स्वामी और 1 इंच मुस्कान। और फिर यहीं पर आप देखोगे, देखिए अगर हम बात करते हैं ना बंटी की बात करते हैं, तो बंटी जो उपन्यास है ये काफी चर्चा में रहता है। ऐसा एग्जाम में बन चुका है कि जो बंटी है ना, आपका बंटी, ये किसने लिखा है। और इसके अलावा ऐसा भी प्रश्न बन चुका है कि जो आपका बंटी है इसकी विधा क्या है। तो ये उपन्यास है। और बंटी की बात करें जो यहाँ पर है, देखिए पूरी कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका पुलिस का एग्जाम होगा, जो नए स्टूडेंट्स मतलब जिनका एग्जाम बाद में होगा वो पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल पात्र आप पढ़िए। बंटी यहाँ पर जैसे मूल नाम हो गया है, उसकी माता का नाम शकुन होता है। और पिता की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, पिता का नाम अजय होता है। और डॉक्टर जोशी बाद में एक नाम आता है जिनके साथ बंटी की माता का विवाह होता है बाद में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपका बंटी है, इनके पात्र आप देखिएगा, शकुन माता का नाम, अजय पिता का नाम, और जो डॉक्टर जोशी जी हैं और उनके साथ इनका विवाह होता है बाद में। कहानी की बात करते हैं। 1 पेड़ सिलाब यानी 1 प्लेट सिलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु और आंखों देखा झूठ। 6 कहानियां हैं, 6 कहानियां हैं मन्नू भंडारी जी की। इसे रटकर चलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो जो हमारे साहित्यकार है यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है जो हमारे सिलेबस में है, लेकिन 4-5 नाम ऐसे हैं ना साहित्यकार के जो बेहद इंपॉर्टेंट है। उन 4-5 में से है एक मन्नू भंडारी जी, मन्नू भंडारी जी। दूसरा नाम है दोस्तों मंगलेश डबराल जी, मंगलेश डबराल जी। तीसरा नाम है दोस्तों हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा जी। तो 3 नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारे उत्तराखंड के जो इतिहासकार हैं, हमारे उत्तराखंड के जो साहित्यकार हैं, उनकी रचना भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इन्हें तो डिटेल से पढ़ के चलना है। और मन्नू भंडारी जी की बात करें तो कहानी जो आपने देख रहे हैं यहाँ पे, 1 प्लेट सिलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है। देखिए यही सच है, एक रचना है। और यही सच है कि बात करें, इस पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है रजनीगंधा। त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये इनकी कहानी है। नाटक जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि बिना दीवारों के घर, इनका एक नाटक है। और यहीं पर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, एक आत्मकथा इन्होंने लिखी है, एक कहानी, यह भी नाम से इनकी एक आत्मकथा है। और व्यास सम्मान इसके लिए इन्हें 2008 में दिया गया था। तो देखिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपने यहाँ पर देख ली है। महाभोज आपने यहाँ पर भी देख लिया है। और यही इंपॉर्टेंट बातें हैं मन्नू भंडारी जी से। व्यास सम्मान 2008 के लिए, आत्मकथा के लिए अभी आपने पीछे देखा था, यही सच्चे के लिए, यानी जो यहाँ पर आपने देखा था ना एक कहानी, यह भी इसके लिए दिया गया है व्यास सम्मान 2008 में। तो देखिए दोस्तों मन्नू भंडारी जी भी हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर याद नहीं हुआ है तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है आप रिवाइज करके देखेगा। आज की क्लास का मकसद केवल आपको रिवाइज कराना है, आराम आराम से पढ़ाना है। अब जरा राजेश जोशी जी की बात करते हैं। तो देखिए राजेश जोशी जी की जब हम बात कर रहे हैं तो राजेश जोशी जी से जो प्रश्न एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर यह है कि इनकी रचना है जिसका नाम है, यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, 2 पंक्तियों के बीच में। क्या नाम है? 2 पंक्तियों के बीच में एक कविता संग्रह है जो 2002 में प्रकाशित होता है। ठीक है, सॉरी 2002 में प्रकाशित तो पहले हो गया होगा शायद, लेकिन 2002 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया जाता है। तो 2 पंक्तियों के बीच में राजेश जोशी जी की रचना है, इसके लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। काव्य संग्रह की बात करें तो एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच में। इन रचनाओं को याद कर कर ही जाना है, मिस मत करना है दोस्तों। इन रचनाओं को, जो 4 रचनाएं लिखी है ना, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा,
नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच में, और इन सभी की बात करें जो यहां पर है ना दो पंक्तियों के बीच में, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में। बाकी दोस्तों इन्होंने लिखा है जैसे भूमिका कल्पतरु, यह भी लिखा है। मायोवस्की की एक रचना है पतलून पहना बादल, इसका इन्होंने अनुवाद करवाया है। और यहीं पर देखोगे एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, एक अप्रतिम रचना है, बेहद सुंदर रचना है। तो यह है राजेश जोशी जी। अब जरा कुछ और डिटेल में देखना चाहोगे तो देख लीजिएगा जरा। जैसे बात करें नाटक की बात करते हैं तो देखिए आलोचनात्मक नाटक में है एक कवि की नोटबुक। नाटक में आपको मिलेगा जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना, तुक्के पर तुक्का, ये इनके नाटक है। कपिल का पेड़, सोमवार व अन्य कहानियां, इनकी कहानी है। अब जरा यहां पर देखिए जो थोड़ा लंबी कहानी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक पूछी जाएगी बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है। दूसरी आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट है वह है समर गाथा, लंबी रचना है। चांद की वर्तनी, प्लेटफॉर्म। तो देखिए दोस्तों ये है जोशी जी के महत्वपूर्ण रचनाएं, इसे याद कीजिएगा। और जो आगे की चार आपको बताइए ना, ये वाली चार कौन सी, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच में, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रचना है। तो यहां तक दोस्तों हमारे ये वाला पार्ट भी क्लियर हो चुका है। और अब लास्ट पार्ट पढ़ते हैं आज की क्लास का, और ये है मंगलेश डबराल जी। तो देखिए दोस्तों मैं आपको चाहूं तो अभी कंप्लीट करा सकता हूं क्योंकि इन सभी का डाटा मेरे पास है, लेकिन मैं आपको अभी नहीं कराना चाहूंगा। आपको चाहूंगा कि ये 10 के 10 साहित्यकार आप पढ़ें और याद करें, एक एक फैक्ट को आप याद करें। अब देखते हैं मंगलेश डबराल जी के बाद में बात करते हैं। मंगलेश डबराल जी, देखिए मंगलेश डबराल जी से एक प्रश्न बहुत समय पहले ऐसा बना था कि निम्न में से कौन सा साहित्यकार का संबंध कुमाऊं क्षेत्र से नहीं है। तो मंगलेश डबराल जी आप देखोगे तो इनका जन्म होता है टिहरी में, यानी काफल पानी गांव टिहरी में इनका जन्म होता है। तो ऑप्शन में जो वहां पे ऑप्शन पूछे गए थे तीन, उन्होंने कहा के दिए थे जो कुमाऊं के इतिहास का, कुमाऊं के जो साहित्यकार थे उनके दिए थे। और बाकी दोस्तों जो मंगलेश डबराल जी थे वो गढ़वाल से थे। तो गढ़वाल के लेखक है। 16 मई 1948 को इनका जन्म होता है, इनकी एग्जैक्ट तिथि याद करनी है। काफल पानी में जन्म होता है, टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म होता है। और 9 दिसंबर 2020 को कोरोना के कारण गाजियाबाद में इनका निधन हो जाता है। अब यहां पर देखिए त्रिमासिक एक पत्रिका है, देखिए यहां पर आप देखोगे त्रिमासिक एक पत्रिका है जिसका नाम है पूर्वाग्रह। इस पर इन्होंने काम किया है। हिंदी पेट्रियाट प्रतिपक्ष में भी इन्होंने काम किया है। नेशनल बुक ट्रस्ट, यहां पर भी इन्होंने काम किया है। और यहीं पर आप देखोगे जो जनसत्ता साहित्यिक समाचार है वहां पर भी इन्होंने साहित्य जो संपादक है उसका पदभार संभाला है। तो देखिए दोस्तों बहुत बड़े यहाँ पे रचनाकार हुए हैं, कवि हुए हैं मंगलेश डबराल जी। इनके संदर्भ में जो प्रश्न बनते हैं ना वो यहां से बनते हैं इनके काव्य संग्रह से। देखिए काव्य संग्रह की बात करें तो पहाड़ पर लालटेन। और तब तक आप ये बताइए जरा कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया है ना 2000 में, ये किस रचना के लिए दिया गया है बताइएगा जरा। तब तक देखिए काव्य संग्रह की बात करते हैं तो पहाड़ पर लालटेन इनका काव्य संग्रह है। इसके अलावा यहां पर बात करें तो यहां पर आप देखोगे घर का रास्ता, और यहीं पर आप देखोगे हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, इसके लिए 2000 में साहित्य अकादमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों अभी तक हमने जो यहाँ पे 10 साहित्यकार पढ़ा है ना, 10 में से शायद हमने 4 के बारे में ऐसा बता दिया है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन सभी को कब सम्मानित किया गया है, किस रचना के लिए सम्मानित किया गया है, वो जरूर याद कीजिएगा। तो 1988 में घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, और यहीं पर एक लास्ट आपको देखना है नए युग में शत्रु, नए युग में शत्रु। तो यह हो गया दोस्तों इनकी कहानी संग्रह। 5 कहानी संग्रह है मात्र। घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है, पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, और नए युग में शत्रु। अगले पे चलेंगे, देखिए यहां पर देखते हैं एनसीईआरटी में कविता है वो देखिए जरा। यहां पर देखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे स्मृति दूसरा समय है, ये लेटेस्ट है, यहां पर ध्यान रखना। ये शायद इनकी अंतिम रचना है, 2020 के आसपास ये प्रकाशित हुई थी, 2018 या 20 में। ये इंपॉर्टेंट है। संगतकार एक रचना है जो एनसीईआरटी सिलेबस में है 11-12 में, इसे भी आपको देखना है। गद्य संग्रह की बात करेंगे तो लेखक की रोटी इनका एक गद्य संग्रह है। और यहीं पर बात करें कवि का अकेलापन, तो देखिए दोस्तों महत्व तो यह है कि ये कवि है, लेखक है, कवि है ना, लेकिन 2 महत्वपूर्ण इनके गद्य संग्रह भी है। एक हो गया लेखक की रोटी, दूसरा हो गया है कवि का अकेलापन। और एक चीज यहां पर देखना, यात्रा वृत्तांत में एक बार आयोवा जो बेहद महत्वपूर्ण है। 1982 में इनका जन्म, 1982 में इन्हें ओम प्रकाश स्मृति सम्मान दिया जाता है।
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में दिया जाता है। अब रिवाइज कीजिए जल्दी जल्दी कि अभी हमने पढ़ा था कि जो 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है किस रचना के लिए दिया गया है। और 1996 में पहल सम्मान, 1989 की बात करें तो श्रीकांत वर्मा सम्मान। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमने जो ये साहित्यकार हैं ये हमने पढ़ लिए हैं और जो आपके लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों कल की क्लास में जो यहाँ पर ये साहित्यकार है आपको डिस्कस करवाएंगे। रिक्वेस्ट है आप सभी से एक बार इसे फास्ट मोड में भी जरूर देखेगा, रिवाइज आपको हो जाएगा और इन साहित्यकार से आपके 3 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं, बनने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, अगले क्लास में मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और कल की क्लास में जयशंकर प्रसाद जी से पढ़ेंगे और जयशंकर प्रसाद जी से बाद रसखान तक कंप्लीट हम करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो धन्यवाद, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।